हेलो बच्चों, अब हम कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पर, जिसे हम पीपीई भी बोल देते हैं। AS6 पुराना डेप्रिसिएशन का और AS10 पुराना फिक्स्ड एसेट का, दोनों खत्म हुए और एक नया AS आया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पर। बहुत बड़ा AS है और थोड़ा सा बीच बीच में आपको लगेगा बोरिंग भी है, यार हम सब कुछ क्यों पढ़ रहे हैं। लेकिन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसे तो सबको ध्यान में रखते हुए बनाना पड़ता है, तो इसलिए इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जो आपको लगेगा कि यार ये हमारे लिए इरेलेवेंट है, लेकिन वो जरूरी है समझने के लिए। तो शुरुआत करते हैं, और लगभग सबसे बड़े AS के हमारे जो कोर्स में है उसमें AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आप फिलहाल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को फिक्स्ड एसेट ही मानो। तो फिक्स्ड एसेट का दूसरा नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कंपनी की बैलेंस शीट में भी नॉन करंट एसेट में फिक्स्ड एसेट को फिक्स्ड एसेट ना बोलकर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोला जाता है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का? इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्ट है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताया जाए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, so that user of financial statement can डिस्कन इन मतलब वो पता लगा पाए इंफॉर्मेशन क्या है जो उन्होंने बिजनेस, जो पैसा लगाया है उन्होंने या कंपनी ने जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में पैसा लगाया उसका क्या होगा। ठीक है ना, क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसमें, इन्वेस्टमेंट कितना है। द प्रिंसिपल इशू इन अकाउंटिंग फॉर पीपीई आर द रिकॉग्निशन ऑफ द असेट। हम असेट को रिकॉग्नाइज कौन सी वैल्यू पर करें, और अगर एक बार रिकॉग्नाइज कर लें तो उसकी कैरिंग अमाउंट कैसे चलेगी ईयर आफ्टर ईयर, ये भी हमें देखना। उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, और अगर इम्पेयरमेंट लॉस है तो वो कैसे आएगा। इम्पेयरमेंट लॉस पर एक अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हमारा, और वो इम्पेयरमेंट लॉस होता क्या है। मान लिया हमारी बैलेंस शीट में किसी एसेट की WDV है 20,000, मार्केट वैल्यू उसकी 15,000 है और परमानेंट कम हो चुकी है, बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। तो ये जो 5,000 का लॉस हमने लिखा हुआ नहीं है अभी तक, लेकिन इस लॉस को हम इम्पेयरमेंट लॉस बोलते हैं। तो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 अलग से है इस पर, जो हमें बताता है इम्पेयरमेंट लॉस के बारे में। तो हमें क्या पता लगाना है इसमें, इस AS में रिकॉग्नाइज कैसे करें, उसकी कैरिंग अमाउंट का पता कैसे लगाएं, डेप्रिसिएशन कैसे लगाएं, और इम्पेयरमेंट लॉस है तो उसे कैसे देखें। स्कोप की बात करें तो पीपीई हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो हमें अप्लाई करता है अकाउंटिंग के लिए, पीपीई के अकाउंटिंग, एक्सेप्ट व्हेन अनदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स और परमिटेड डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जब कोई स्पेसिफिक किसी और पर्पस के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा, वो कुछ और बात बताएगा तो वो अप्लाई होगी, अदरवाइज पीपीई पर यही बात AS10 की अप्लाई होगी। जैसे हमारा AS13 होता है इन्वेस्टमेंट पर, AS19 होता है लीज पर, तो वो अलग बात बताता है इससे, तो वो बात अप्लाई होगी। और अगर कोई पर्टिकुलर किसी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं दिया किसी चीज का, तो AS10 के हिसाब से लगेगा। AS10 किस पर अप्लाई नहीं होता है, तो ये बायोलॉजिकल असेट्स पर अप्लाई नहीं होता है। बायोलॉजिकल असेट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी अदर देन द बियरर प्लांट्स। तो बियरर प्लांट क्या होते हैं? बियरर प्लांट का मतलब होता है ऐसे पेड़ जिस पर फल आता है, ऐसा मानो, जो हमें हर साल कुछ अर्निंग करने को देते हैं। फल आता है, हम बेच देते हैं, फिर फल आते हैं, फिर बेचते हैं। तो एक तरीके से वो हमारी फिक्स्ड एसेट है, तो वो पीपीई की तरह ट्रीट होती है। तो उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो हम उगाते हैं, काट के बेच देते हैं, तो वो एग्रीकल्चर असेट बायोलॉजिकल असेट्स हो जाएंगी। तो वो या बायोलॉजिकल असेट्स होती हैं, जैसे हमारे जानवर वगैरह होते हैं, वो हम जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं, तो उनको भी हम इस AS से बाहर रखेंगे। तो इस AS में केवल क्या आएगा? बियरर प्लांट, मतलब जो पेड़ हमें फल दे रहे हैं। आम का पेड़ है तो आम के पेड़ के बाग है हमारे पास, तो वो आम के पेड़ जो है वो हमारे बियरर प्लांट है, वो इस AS में कवर होते हैं। दिस स्टैंडर्ड अप्लाइज टू बियरर प्लांट बट इट डज नॉट अप्लाई टू द प्रोड्यूस ऑन बियरर प्लांट। मतलब आम का पेड़ है तो आम के पेड़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर कवर होगा, लेकिन आम जो प्रोडक्ट है
वो तो यहाँ पर एएस में नहीं आएगा ना, क्योंकि वो हमारी फिक्स्ड एसेट नहीं है। Wasting assets including mineral right expenditure on exploration for and extraction of mineral oil, natural gas and similar non-regenerative resources। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको हम वास्टिंग एसेट बोल देते हैं, जैसे तेल के कुएं हो गए, गैस के भंडार हो गए। उस पर भी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता है, लेकिन उन सब चीजों को निकालने के लिए जो मशीनों का इस्तेमाल होता है उस पर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई हो जाता है। ऐसे ही एग्रीकल्चर वर्क के लिए जो मशीनों का इस्तेमाल होता है वहां पर भी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो जाता है। अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रिक्वायर रिकॉग्निशन ऑफ एन आइटम ऑफ पीपीई। जैसे मैंने बोला था एएस 19 में, अगर कोई और एएस बता रहा है कि कैसे किसी पर्टिकुलर एसेट को रिकॉग्नाइज करना है तो वो माना जाएगा। इन्वेस्टमेंट, जैसे हमारी एएस 13 में इन्वेस्टमेंट को कैसे रिकॉग्नाइज करना है वो बताया जाता है, तो इस एएस से वो सब चीजें बाहर हो जाएंगी। अगर डेफिनेशन की बात करें तो पीपीई का मतलब है टेंजिबल एसेट। तो एक तो टेंजिबल एसेट होना जरूरी है, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट तो एएस 26 में कवर हो जाता है। तो टेंजिबल एसेट होनी चाहिए पीपीई के लिए, और वो यूज के लिए हो प्रोडक्शन में। जैसे कोई मशीन है, सप्लाई ऑफ गुड्स, जैसे मान लिया हमारे पास कोई वैन है, ट्रक है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कोई सर्विस देने के लिए हमारे पास मशीन है या कोई और चीज है। और रेंटल, हम किराए पर कोई भी प्रॉपर्टी देते हैं, घर देते हैं, जनरेटर देते हैं, वो सब। या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज करते हैं, हम अपने खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं, फर्नीचर हो गया, एसी हो गया, बिल्डिंग हो गई, ये सब चीजें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के मीनिंग में आएंगी। एंड मतलब दो चीजें होनी चाहिए साथ ही साथ। तो एंड का मतलब दूसरी चीज भी होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो 12 महीने से ज्यादा हो, और इनमें से कोई भी पर्पस हो, टेंजिबल एसेट हो, तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के मीनिंग में आएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस का मतलब सेलिंग, फाइनेंसिंग, पर्सनल फंक्शन ऑफ बिजनेस, उन सब के लिए इस्तेमाल हो किसी भी पर्पस के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज हो रही है। इवन आइटम पीपीई की हम सेफ्टी या एनवायरमेंटल पर्पस के लिए यूज करते हैं तो भी वो पीपीई में आएगी। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर है, वो यूज हो रहा है तो वो भी हमारा पीपीई में आएगा, चाहे वो किसी जनरेट नहीं कर रहा, कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा, कोई सर्विस नहीं हो रही, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है बिजनेस चलाने के लिए, जरूरी नहीं है कि उससे हमें कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता हो। ठीक है ना, ऑल्दो नॉट डायरेक्टली इंक्रीजिंग द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, लेकिन हमें उसको बिजनेस के लिए इस्तेमाल करना जरूरी है, बिजनेस चलाने के लिए, अदरवाइज हम बिजनेस चला नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक केमिकल मैन्युफैक्चरर है और उसने न्यू केमिकल हैंडलिंग प्रोसेस लगाया है ताकि वह एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, प्रोडक्शन और स्टोरेज डेंजरस केमिकल के लिए। ठीक है, रिलेटेड प्लांट एनहेंसमेंट आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट बिकॉज विदाउट देम द एंटरप्राइज इज अनेबल टू मैन्युफैक्चर एंड सेल केमिकल। तो केमिकल को जो हमारा बनते हुए प्रोसेसिंग में जो हमारा एक तरीके से डेंजरस केमिकल हमारा रखने का प्रोडक्शन के लिए, तो उसके लिए सेफ्टी मेजरमेंट जो भी हो रही है वो सब भी पीपीई के मीनिंग में आएंगे। बीयर प्लांट मैंने आपको बता ही दिया था, आम का जैसे पेड़ है, कोई भी ऐसी प्लांट है, ट्रीज हैं जहां पर कोई फ्रूट या कोई चीज आती है जो हम बेचते हैं, तो वो सब क्या होंगे, बीयर प्लांट हो जाएंगे। तो beer plant is that is used to production or supply of agriculture produce, is expected to bear produce for more than a period of 12 months, has a remote likelihood of being sold as a agriculture produce। तो हम उसको एज ए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं बेचेंगे, उसके ऊपर जो आ रहा है उसे बेचेंगे, एक्सेप्ट फॉर द इंसिडेंटल स्क्रैप सेल। अगर कोई फल लगने बंद हो जाएंगे तो हम पेड़ को काट कर बेच सकते हैं। When bearer plants are no longer used to bear product, they might be cut down and sold as a scrap। तो वो तो हो सकता है ना, तो उससे हम ये नहीं कहेंगे कि वो बियरर प्लांट नहीं है। ये 12 महीने से ज्यादा चल रहा है, बार बार उसके फल या कोई चीज बेच रहे हैं, पत्ते बेच रहे हैं, उसकी लकड़ी बार बार बेच रहे हैं, तो वो सब क्या है, बियरर प्लांट है। द फॉलोइंग आर नॉट बियरर प्लांट, प्लांट जो केवल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के तौर पर हमने
जो उगाया और उसको बेच दिया काट के, तो वो हमारा प्लांट बियरर प्लांट में नहीं आएगा। प्लांट कल्टिवेटेड टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस व्हेन देयर इज मोर देन ए रिमोट लाइक्लीहुड दैट द एंटिटी will also harvest and sell the product as a agriculture produce other than a incidental scrap. Example कि हमने क्या करा, trees which are cultivated both for their fruit and their lumber. तो हमने लकड़ी के लिए एक पेड़ उगाया और उसमें से हमने क्या करा, फल भी बेच दिया और लकड़ी भी बेच के खत्म कर दिया, तो वो भी नहीं है, क्योंकि हमें केवल फल बेचने हैं, लकड़ी उसकी एज सच नहीं बेचनी है। एनुअल क्रॉप क्योंकि वो उगाते हैं और हम बेच देते हैं, वो भी नहीं आएंगे। बायोलॉजिकल असेट किसे बोलते हैं? लिविंग एनिमल या प्लांट को बायोलॉजिकल असेट बोलते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन एग्रीकल्चर है, वो अलग है, तो उसके ऊपर हम कवर करेंगे लाइव स्टॉक को। तो इसलिए जब तक उसके ऊपर नहीं आता है एग्रीकल्चर के ऊपर अलग से एएस, तो हम लाइव स्टॉक की जो डेफिनेशन है और बियरर प्लांट है वो हम एएस 10 में ही कवर करेंगे। तो हमारा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है पीपीई के लिए, हम कब उसको बुक्स में दिखाएं? तो जो कॉस्ट है पीपीई की उसे हम बुक्स में दिखाएंगे ओनली एंड ओनली जब हमारी दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। पहली की ये प्रोबेबल है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विद द आइटम विल फ्लो टू द एंटरप्राइज। तो इकोनॉमिक बेनिफिट मींस उसको उससे कुछ बेनिफिट मिल रहा है वो भी, या फिर बेनिफिट केवल इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं है, उसकी वजह से, जैसे हमारे यहाँ फर्नीचर है, अब हमारी शॉप पर ऑफिस में फर्नीचर है, अगर वो फर्नीचर नहीं होगा तो कस्टमर आएंगे और वो कहाँ बैठेंगे? तो अगर वो नहीं होगा तो हमारा बिजनेस ही नहीं चलेगा, है ना। तो वो भी हमारा काम करते हैं। ऑफिस में एम्प्लॉय आएंगे तो फर्नीचर नहीं होगा तो कहाँ बैठ के काम करेंगे? तो आप ये नहीं कह सकते कि उस पर्टिकुलर फर्नीचर से हमारा रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, लेकिन उसके बगैर हम बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे। एक तो हमारा प्रोबेबल हो कि उसका फ्यूचर में हम बेनिफिट लेंगे, और दूसरा ये कि उसकी कॉस्ट हम पता लगा सकते हैं। अगर हम कॉस्ट का पता लगा सकते हैं तो इसका मतलब वो हमारा कॉस्ट का भी पता लगा सकते हैं, उससे बेनिफिट भी होंगे, तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड बाय इक्विपमेंट एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट, इनके बारे में केस नंबर 1 है, इफ दे मीट द डेफिनेशन ऑफ पीपीई। डेफिनेशन ऑफ पीपीई का मतलब क्या है कि हम उसे इस्तेमाल किस पर्पस के लिए करते हैं? 12 महीने से ज़्यादा हो, जो हमने देखा था, बिजनेस के लिए, प्रोडक्शन के लिए, सर्विसिंग के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज़ करें, टेंजिबल एसेट हो और 12 महीने से ज़्यादा की हो, तो वो डेफिनेशन में आ जाती है पीपीई की। तो अगर वो डेफिनेशन में आती है तो उसे एएस 10 के हिसाब से चलाएंगे, और अगर वो डेफिनेशन में नहीं आती है तो उसे AS2 के हिसाब से चलाएंगे। AS2 हमारा इन्वेंट्री पर होता है, या तो वो इन्वेंट्री की तरह होगा जो भी हमारे पास स्पेयर पार्ट्स रखे हुए हैं, या फिर वो हमारे असेट की तरह AS10 में ट्रीट होंगे। When do we apply the above criteria for recognition? An enterprise evaluates under this recognition principle all its cost on PPE at the time they are incurred. तो जैसे ही हमारा खर्चा होगा हम PPE की कॉस्ट में ऐड करते चले जाएंगे। An enterprise evaluates under this recognition principle all its cost on property, plant and equipment at the time they are incurred. These costs include costs incurred initially to acquire or construct the item, शुरू में जो हमने खरीदा या बनाने में खर्चा किया, और जो उसमें सब्सिक्वेंट खर्चे होते हैं सर्विसिंग के, रिप्लेसमेंट के, तो उस दोनों में से कौन से कैपिटलाइज होंगे और कौन से रिवेन्यू होंगे? रिवेन्यू मतलब जो P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो हमें जो भी खर्चे हैं उसे दो हिस्सों में बांटना है। पहला कि इनिशियली जो पहली बार का खर्चा है वो, और उसके बाद सब्सिक्वेंट एक्सपेंस। तो इनिशियली खर्चे जो होंगे वो तो कैपिटल नेचर होंगे ही होंगे, कॉस्ट में जाएंगे जाएंगे, लेकिन जो सब्सिक्वेंट होंगे वो कैपिटलाइज भी हो सकते हैं या रिवेन्यू नेचर का मानते हुए P&L में भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो इनिशियली कॉस्ट जो होती है वो तो कैपिटलाइज हम करते ही हैं। तो पीपी कवर टेंजिबल एसेट विच आर हेल्ड फॉर द यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस। एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस का मतलब वाइडर सेंस है, बिजनेस में हम अदर देन प्रोडक्शन और सप्लाई के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो जो पीपी है उसमें हम सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, पर्सनल एंड अदर फंक्शन से रिलेटेड एंटरप्राइजेस के अदर फंक्शन की एसेट भी सभी आ जाती है।
तो वो सब हम कॉस्ट में ऐड कर देंगे। अब क्या होगा सब्सिक्वेंट कॉस्ट का, जैसे हमारे पास कार है तो हम उसकी सर्विसिंग कराते हैं, एसी है उसकी हम सर्विसिंग कराते हैं, तो रिपेयर मेंटेनेंस होता है, वो सबका क्या करेंगे हम। तो सब्सिक्वेंट कॉस्ट के बारे में ये एएस क्या कहता है, एन एंटरप्राइज डज नॉट रिकॉग्नाइज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट द कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग ऑफ द आइटम। तो इसने साफ कहा है कि जो सर्विस है उसे मेंटेन करने के खर्चे हैं उसको हमें कभी भी कैपिटलाइज नहीं करना है, उसे पीएनएल में डालना है। रादर दीज कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग का प्राइमरी द कॉस्ट ऑफ लेबर कंज्यूमेबल एंड मे इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ स्मॉल पार्ट्स। तो छोटे छोटे पार्ट चेंज हो सकते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस सर्विसिंग हो सकता है। द पर्पज ऑफ सच एक्सपेंडिचर इज ऑफन डिस्क्राइब एज फॉर द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द पीपीई। तो रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा मानते हुए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब कई बार पार्ट भी चेंज होता है, तो पार्ट छोटा है बड़ा है इस बात पर डिपेंड करेगा। पार्ट ऑफ द सम आइटम ऑफ पीपीई में रिक्वायर रिप्लेसमेंट एट द रेगुलर इंटरवल, बार बार चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्नेस में रिक्वायर रिफिलिंग आफ्टर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ आवर्स ऑफ यूज ना। रिफिलिंग होता है, हम उसको बार बार भरते हैं, खाली होता है फिर भरते हैं। फर्नेस ऑयल होता है कुछ यूज करने के बाद। एयरक्राफ्ट इंटीरियर चेंज हो सकती है, सीट जो होती है उसके बाद सीट चेंज हो सकती हैं, सिनेमा हॉल में सीट चेंज हो सकती हैं, ठीक है ना। तो लाइफ में कई बार हम चीजों को चेंज करते हैं। अंडर द रिकॉग्निशन प्रिंसिपल एन एंटरप्राइज रिकॉग्नाइज इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपीई द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग पार्ट ऑफ सच आइटम व्हेन द कॉस्ट इज इंकर्ड इफ द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया आर मेट। तो आप कोई ऐसा खर्चा कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम उसी की बात कर लेते हैं कि सिनेमा हॉल में सीट है। अगर हमें लगता है कि सीट चेंज करे बगैर सीट चेंज करने से हमारे को कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा, बिजनेस पर्पस के लिए है ये, और साथ ही साथ ये 12 महीने से ज़्यादा पीरियड के लिए है, टेंजिबल है, तो और हम इसकी कॉस्ट का पता लगा सकते हैं, तो सारे क्राइटेरिया मेट हो जाएंगे तो हम इसे कैपिटलाइज भी कर सकते हैं और इसे रिप्लेसमेंट करते हुए पी&एल में भी डाल सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है, हम सिचुएशन के हिसाब से, बहुत हैवी अमाउंट है, खर्चा ज़्यादा है, तो हम इसे कैपिटलाइज भी कर सकते हैं, और छोटा मोटा अमाउंट है तो हम इसे रिवेन्यू में भी डाल सकते हैं। द कैरिंग अमाउंट ऑफ दीज पार्ट्स आर रिप्लेस्ड in de-recognition in accordance with the de-recognition principle of the standard। तो अगर हम कोई स्पेयर पार्ट चेंज करते हैं तो जो पुराना पार्ट है उसको आप हटाकर इसे लगा रहे हैं, तो उसको डी रिकॉग्नाइज करिए और इसको रिकॉग्नाइज करिए, इसे कैपिटलाइज करिए। अगर हैवी है और छोटा मोटा है तो आप उसे रिपेयर मेंटेनेंस मानते हुए पी&एल में भी डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ पर इन्होंने इंस्टॉल किया है एक मशीन को 10 लाख रुपीज में during the year 2024। within a month one pulley of the machine broke down and replaced at a cost of 1,20,000। तो देखिए कई बार हो जाता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमने खरीदा है, मशीन खरीदी है 10 लाख की, और उसका एक हिस्सा, एक पार्ट 1,20,000 रुपए का खराब हो गया है, और जो पुरानी पुली है, जो पुराना पार्ट है, वो 15,000 में हमने बेचा है। तो हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो देखिए ये रिप्लेसमेंट है, इससे हमारी मशीन की कोई कैपेसिटी वगैरह तो बढ़ नहीं रही है। जनरल एक ये भी होता है कि अगर हम कोई भी खर्चा कर रहे हैं और हम उस खर्चा करने से कोई भी हम प्लांटर मशीनरी को उसकी ओरिजिनल सिचुएशन में वापस लाते हैं तो वो रिवेन्यू नेचर खर्चा ही होता है। जैसे एक मशीन है वो 10,000 यूनिट्स बनाती है और थोड़ा सा पुरानी होने के बाद अब वो 7,000 यूनिट्स ही बना रही है। अब हमने एक पार्ट चेंज करा और पार्ट चेंज करने के बाद वापस से वो 10,000 बनाने लगी। इवन दो पार्ट का लंबा इस्तेमाल है, कई कई साल इस्तेमाल होगा वो, फिर भी कायदे से खर्चा रिवेन्यू नेचर है और इसे हमें पी&एल में ट्रांसफर करना चाहिए। हाँ, अगर ये अब 7,000 की बजाय 12,000 यूनिट बनाने लगेगी तो 10,000 यूनिट तक बनाने का खर्चा रिवेन्यू, और 10 से 12 जो 2,000 एक्स्ट्रा ओरिजिनल से कैपेसिटी से भी ज़्यादा माल बनाने का खर्चा होगा, वो कायदे से कैपिटल नेचर होता है। तो यहाँ पुराना एक पार्ट टूटा है, उसके बदले में नया डाला है, तो ये नॉर्मल रिप्लेसमेंट है, सर्विसिंग है, रिपेयर मेंटेनेंस है। तो ये हमारा 1,20,000
माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड, तो 1,05,000 हमारा रेवेन्यू नेचर मानते हुए इसको हमें P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए। रेगुलर मेजर इंस्पेक्शन, उसका क्या करेंगे? तो when each major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the item of PPE as a replacement। तो लिखा है जब हम मेजर इंस्पेक्शन करते हैं तो जो कॉस्ट होती है वो हम पीपीई में भी डाल सकते हैं अगर एज ए रिप्लेसमेंट इफ द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया आर सेटिस्फाइड। तो हर एक में यही है कि रिकॉग्निशन क्राइटेरिया सेटिस्फाइड है तो हम इसे कैपिटलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसे नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी मान सकते हैं। ठीक है। एनी रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रीवियस इंस्पेक्शन इज डी रिकॉग्नाइज्ड। तो अगर कुछ ऐसा इंस्पेक्शन है जो हैवी अमाउंट है और 12 महीने से ज्यादा उसका बेनिफिट रहता है तो उसको ऐड करके पुराना इंस्पेक्शन को हटाया जा सकता है। तो मेजरमेंट जब हम करते हैं तो रिकॉग्निशन के समय कॉस्ट मॉडल अपना सकते हैं और रिकॉग्निशन होने के बाद हर साल ईयर एंड में कॉस्ट या रिवैल्यूएशन मॉडल को अपनाया जा सकता है। तो मेजरमेंट एट रिकॉग्निशन, तो हम जब पीपीई है उसे मेजर किस चीज पर करेंगे? तो कॉस्ट पर करेंगे। प्राइमरी पहली बार जब भी हमारा पीपीई वैल्यू होगा, असर्टेन मेजरमेंट होगी तो उसकी कॉस्ट पर होगी। तो कॉस्ट में क्या क्या आता है हमें ये भी पता होना चाहिए कि कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है। तो जैसे हमने AS2 में पढ़ा था इन्वेंट्री में, वैसे ही इसके अंदर हमारे पास परचेज प्राइस आएगा, इंक्लूडिंग कोई इंपोर्ट ड्यूटी है और कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हैं। अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट या कोई ऐसे हैं टैक्सेस जो रिफंड हो जाएंगे वो सब माइनस हो जाएंगे। एनी कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू ब्रिंगिंग द एसेट टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, तो जिस जगह है और जिस कंडीशन में वहां तक लाने के सारे खर्चे ऐड होंगे। ठीक है। द इनिशियल एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, रिमूविंग द आइटम and restoring the site on which it is located referred to as decommissioning, restoration and similar liability, the obligation for which an enterprise incur either when the item is acquired or in a consequence of having used the item during a particular period for the purpose other than a produce inventory during that period। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमने कोई एसेट खरीदी है या इस्तेमाल करी है, बनाई है, तो उसमें अगर हमें स्टार्टिंग में अंदाजा लगाया, सपोज 5 साल की लाइफ है, 5 साल के बाद उसे हटाने में ही 1 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, तो उसको वहां से हटाना और उसको स्क्रैप करने में जो खर्चा होगा अगर हमें अभी से पता है तो हम उसकी एक लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे और असेट की कॉस्ट में ऐड भी कर देंगे। जैसे असेट अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर लिखा है ना, डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, तो एक लाइबिलिटी क्रिएट कर देंगे और ये लाइबिलिटी ऐसी है जो हमें इसकी लाइफ खत्म होने के बाद खर्च करने पड़ेंगे। तो हमारी जो कॉस्ट होती है पीपीई की उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? परचेज प्राइस, उस पर जो डायरेक्ट कॉस्ट है, और डीकमीशनिंग एक्सपेंसेस, इसमें क्या नहीं लेंगे? इनॉग्रल एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, स्टाफ ट्रेनिंग टाइप के एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्मल एक्सपेंसेस, ये सब नहीं लेंगे। तो इन सब चीजों को हम डिटेल में देखते हैं कि परचेज प्राइस, तो परचेज प्राइस में ट्रेड डिस्काउंट रिबेट लेस हो जाएगी और जो टैक्सेस हैं जो वापसी नहीं आएंगे वो ऐड रहेंगे। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आएगी इसमें, एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग द एसेट टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, वो इसमें ऐड हो जाएंगे। जैसा मैनेजमेंट चाहती है उसे रखना, ऑपरेट करना, वैसी कंडीशन तक लाने पहुंचाने के सारे खर्चे उसमें जुड़ जाएंगे। ठीक है ना। तो कुछ कॉस्ट है जो नहीं आएंगी, जैसे cost incurred while an item capable of operating in manner intended by management has yet to be brought into use or operated at less than full capacity। तो हमारे कुछ खर्चे हैं जो हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे और वो है कि हम रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा है या कॉस्ट इंकर्ड व्हाइल एन आइटम कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट, जैसा मैनेजमेंट सोच रही है वैसा उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, हैज येट टू बी ब्रॉट इनटू यूज, तो भी हमने उसको यूज में नहीं ला रहे हैं या उसको कम कैपेसिटी पर यूज कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी खर्चा होगा तो वो रेवेन्यू नेचर ही माना जाएगा। Initial operating losses such as those incurred while demand for the output
ऑफ एन आइटम बिल्डअप। जैसे शुरू में हमारे जो लॉसेस होते हैं, जैसे हमारी नया प्रोडक्ट बना, अभी मार्केट में बिक नहीं पा रहा है शुरू के 1-2 साल, तो उन 1-2 साल में जो लॉसेस हुए उसे आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। आप ये कह नहीं सकते कि भैया ये तो हमारा कैपिटल नेचर लॉस है, नहीं, उसे आप ऐड नहीं कर सकते। कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग और रीऑर्गेनाइजिंग पार्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह अपने बिजनेस को ट्रांसफर करते हैं तो उस सिचुएशन में जो खर्चा होता है उसे कैपिटलाइज आप नहीं कर सकते। तो ये हमारे खर्चे हैं। द फॉलोइंग कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम, तो इन्हें कैपिटलाइज नहीं कर सकते, इन्हें आपको P&L में ही डालना पड़ेगा। एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या क्या है? कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉयज को जो पैसा देते हैं जो सीधा ही उस प्रोडक्ट को बनाने से, कंस्ट्रक्शन से और उस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को एक्वायर करने से रिलेटेड है। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, जो हमारा साइट जहाँ पर माल बनता है, एसेट बन रही है, उसके प्रिपेयर करने का खर्चा। इनिशियल डिलीवरी हैंडलिंग कॉस्ट, इंस्टॉलेशन का खर्चा। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है, जो अवसेट है, वो सही तरीके से फंक्शन हो रहा है या नहीं। आफ्टर डिडक्टिंग द नेट प्रोसीड फ्रॉम द सेलिंग any item produced while bringing the asset to the location and condition, such as sample produced while testing equipment. सपोज हम कोई मशीन बना रहे हैं, मशीन खरीदी, वो मशीन का प्रोडक्ट हम देख रहे हैं सही बना रहे हैं या नहीं, तो टेस्टिंग करने के लिए हमने सैंपल बांटे, और तो वो सारे के सारे जो सैंपल है वो भी हमारे कॉस्ट में आते हैं। लेकिन अगर उस सैंपल को बेचने से कुछ पैसा मिल गया है तो हमारी कॉस्ट को लेस कर देगा। जैसे हमारी जो मशीन है, हमने एक स्पेशल मशीन खरीदी है जो गन्ने का रस निकालती है, अलग तरीके से बढ़िया मशीन है। तो हम टेस्ट कर रहे हैं कि मशीन ठीक से काम कर रही है या नहीं, तो गन्ने का रस निकाल के लोगों को दे रहे हैं। तो जो 20 रुपए का गन्ने का रस है वो 2-2, 5-5 रुपए में दे रहे हैं बस। तो जो पैसा आ रहा है हमारा, वो हमारी कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा है, इसलिए हम उसे लेस कर देंगे। ऐसे ही प्रोफेशनल फीस है प्रोडक्ट को खरीदने बनाने से रिलेटेड, तो वो प्रोडक्ट फीस भी हमारे प्रोडक्ट के अंदर कॉस्ट का एक पार्ट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एंटिटी ए विच ऑपरेट्स ए मेजर चेन ऑफ सुपरमार्केट हैज एक्वायर्ड ए न्यू स्टोर लोकेशन। न्यू स्टोर लोकेशन सिग्निफिकेंट है और हमने उस पर काफी अच्छा खासा खर्चा भी किया है। मैनेजमेंट सोच रही है कि 3 महीना लगेगा इसे रेनोवेट करने में, जब तक कि हमारी सुपरमार्केट बंद रहेगी। मैनेजमेंट ने प्रिपेयर किया बजट और फॉर द पीरियड इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन एंड remodeling cost, salary of staff who will be preparing the store before it opening and related utility cost। तो हमें बताना है इन सब खर्चों का क्या करना है। तो जो हमारे खर्चे हैं, जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, ये सारे के सारे खर्चे जो सुपरमार्केट 3 महीने तक बंद रहेगी उसको रिनोवेट वगैरह करने का सारा खर्चा कैपिटलाइज होगा, और जो बाकी के खर्चे हैं वो भी सारे कैपिटलाइज हो जाएंगे अगर वो रिनोवेशन से रिलेटेड है। लेकिन अगर हमने कोई भी ऐसा खर्चा किया है जो रिनोवेशन के बाद के पीरियड या बिजनेस की जनरल प्लानिंग से रिलेटेड खर्चा है, तो फिर वो कैपिटलाइज नहीं होगा। तो क्योंकि जब हम कोई पुरानी एसेट खरीदते हैं और पुरानी एसेट खरीदने के बाद हम उसे रिनोवेट करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, तो वो कैपिटलाइज ही होता है, उसकी कॉस्ट में ही जुड़ जाता है। जैसे आप पुरानी कार खरीदते हैं, पुरानी कार खरीदने पर उस पर जो रिपेयर मेंटेनेंस करते हैं, उस पर पेंटिंग कराते हैं, उसका सीट कवर डलाते हैं, वो सारे कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस मानते हुए हम कार की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। ऐसे ही ये भी है, सुपरमार्केट को रेनोवेट करने का सारा खर्चा हम उसकी कॉस्ट में ही डालेंगे।